हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आई एम राजीव रंजन सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपटीशन लॉ। कंपटीशन लॉ में आपको जो जो चीज़ ज़रूरी है आज मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। CVET LLM एंट्रेंस के लिए आपको जो जो ज़रूरी है कंपटीशन लॉ में वो सब मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा क्या करना है, जो MCQ प्रैक्टिस मैं कराऊंगा तो वो प्रैक्टिस कीजिएगा और जो मॉक टेस्ट होगा वो मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। और ये सब आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है पहले से तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। 6207734309 ये मेरा नंबर है। 6207734309 आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर आप जो है जब MCQ प्रैक्टिस कराया जाएगा तो MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आज लेक्चर में बताने वाला हूँ उसके अलावा कंपटीशन लॉ में आप कुछ नहीं पढ़िएगा, उतना ही पढ़िएगा। फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सारे ही क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रेगुलेटिंग ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड को रेगुलेट करने वाला कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम लोग देखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जान सब लोग रट के रखिएगा, जो भी मैं बताऊंगा सबको रट लेना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, इसके अलावा भी मत पढ़िएगा। अगर एक दो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है तो मैं MCQ में इंक्लूड करके MCQ सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। वो सब MCQ में सॉल्व करवा दूंगा अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट बच भी जाए तो, जो कि बचेगा नहीं। आप सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G ये किस चीज़ की बात करता है, ये क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड या बिजनेस, इसकी बात करता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। सबको याद होना चाहिए ये ट्रेड से रिलेट कर रहा होता है, ट्रेड से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है। क्या कहता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट या ETC, जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है किस चीज़ पे, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन और टू कैरी ऑन ट्रेड ऑक्यूपेशन पे। ये भी याद रखना है 19 क्लासिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो राइट है एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, मोनोपोली को प्रिवेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ना, या अनफेयर ट्रेड को प्रोहिबिट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड को प्रोहिबिट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। 19 क्लॉज 6 क्या को प्रोहिबिट करने के लिए? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक, 301 से 307 तक आपको याद रखना है, जो कि पार्ट 13 में है, पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस चीज़ से डील कर रहा होता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। ये सारे आर्टिकल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा तो उसमें बता दिया जाएगा। ये आप लोग इंडेक्स इसका एटलीस्ट याद रखेंगे, 301 से 307 का इंडेक्स आप लोग याद रखेंगे, जिसमें 301 कहता है कि ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स फ्री रहेगा, पूरे इंडिया में फ्री रहेगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो होता है उसको प्रोहिबिट करता है। 302 जो है पार्लियामेंट के बारे में कहता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट क्या कर सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। फिर 303 कहता है कि कोई प्रेफरेंस नहीं देना है या किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो 304 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी लगा सकता है। तो ये सारे आप लोग को ऑलरेडी पता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये सब जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? एक तरह से बेसिस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? बेसिस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? फॉर कंपटीशन लॉ के लिए, कंपटीशन लॉ के लिए, क्योंकि ये सब जो है मोनोपोली को प्रोहिबिट करता है
और इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है पूरे इंडिया में फ्री एंड फेयर रहेगा, फ्री एंड फेयर रहेगा, सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, किसी को मार्केट से आउट नहीं किया जाएगा। तो कंपटीशन लॉ में यही सब चीज़ें तो पढ़ना है। तो कंपटीशन लॉ के लिए बेसिस तैयार करता है क्या, ये सब जो प्रोविजंस है वो, ठीक है। आइए आइए अब हम पढ़ते हैं मोनोपोलीज एंड restrictive trade practices एक्ट 1969, ठीक है, 1969, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है MRTP एक्ट। क्या कहा जाता है? MRTP एक्ट। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। ओके चलिए बताइए कि ये कब फोर्स में आया था, कब फोर्स में आया था, फोर्स में कब आया था? लिखिए सब लोग। 1 जून 1970 को, 1 जून 1970 को ये फोर्स में आया था। कौन? MRTP एक्ट 1969। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इसलिए आप याद रखेंगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? लिखिए, प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, प्रिवेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। फिर लिखिए, कंट्रोल मोनोपोलीज। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा फीचर है कि नहीं MRTP एक्ट का, तो आपको याद रखना होगा। ये सब भी मैं अननेसेसरी नहीं बता रहा हूँ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। टू कंट्रोल मोनोपोलीज, ठीक है। फिर हो गया टू प्रोहिबिट रेस्ट्रिक्टिव या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, याद रहेगा ना सबको। ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव है MRTP एक्ट का, किसका? MRTP एक्ट का 1969, याद रखिएगा आप सभी लोग। ओके अगला पॉइंट, इस एक्ट का अप्रोच कैसा था? इस एक्ट का जो अप्रोच था वो कैसा था? तो लिखिए, साइज बेस्ड रेगुलेशन, यानी कि इसका जो फोकस था was on large undertakings। किसका? MRTP एक्ट का। MRTP एक्ट का जो फोकस था वो बस लार्ज अंडरटेकिंग्स पे ज़्यादा था, जैसे कि जो 100 करोड़ से ज़्यादा के जो एसेट्स थे, लिख देता हूँ, एसेट्स जो ग्रेटर देन 100 करोड़, क्या रुपीज़ की बात हो रही है, डॉलर नहीं, उसको रेगुलेट करना। तो ये साइज बेस्ड रेगुलेशन की बात करता था। ये इसका फोकस जो था साइज बेस्ड रेगुलेशन पे था। ये किस अप्रोच पे बेस्ड था? साइज बेस्ड रेगुलेशन पे, और लार्ज अंडरटेकिंग पे इसका फोकस था। अब बताएंगे, इस चीज़ को समझ जाइए। जब हम लोग कंपटीशन एक्ट डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट था कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट ने क्या नयापन लेकर आया जो MRTP एक्ट नहीं कवर कर पा रहा था। MRTP एक्ट के कमियों को दूर किया गया कंपटीशन एक्ट के द्वारा। आपको पता ही है कंपटीशन एक्ट रिप्लेस कर देने वाला है आगे जाकर किसको? MRTP एक्ट को। MRTP एक्ट रिपील्ड हो चुका है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए अगला पॉइंट नोट कीजिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था? एस्टैब्लिश्ड क्या? MRTP कमीशन, MRTP कमीशन। MRTP कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ MRTP एक्ट 1969। ओके, और इस कमीशन के पास क्या था? बहुत सारी पावर्स थे, जैसे कि इंक्वायरी करने का पावर था, एडवाइजरी रोल था इसका, इन्फोर्समेंट करने का इसका भी पावर था। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसका जो इन्फोर्समेंट था वो वीक माना जाता था, ठीक है। इसकी कमियां थी कि इसका इन्फोर्समेंट वीक था, तभी तो इस सबको रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट बन गया, कंपटीशन कमीशन बना। बट आपको याद रखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन? MRTP कमीशन। इसका जो मेजर, एक सेकेंड, इसका जो मेजर जो इसका लैकुना था, इसका मेजर, आइए नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। ओके यहीं लिखता हूँ, ठीक है। मेजर इसका जो लिमिटेशंस था वो भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत पूछता है कि क्या कमियां थी MRTP एक्ट का, ऑप्शन दे देगा। तो इसमें जो था पहला, इसमें नो
कंसेप्ट ऑफ कार्टेल। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के कार्टेल क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं, इसमें कार्टेल का कंसेप्ट नहीं था, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैकुनास था किसका, एमआरटीपी एक्ट का। और क्या हो गया, इसका जो फोकस था, फोकस ऑन साइज था, ये भी इसका लैकुना हो गया। अभी मैंने बताया ना कि साइज बेस्ड रेगुलेशन है, ये इसका लैकुना हो गया। ये सब लैकुना को दूर करेगा कंपटीशन एक्ट। ओके, ये इसकी कमियां हैं, साइज बेस्ड फोकस था इसका, नॉट फोकस्ड ऑन इफेक्ट्स पे फोकस नहीं था इसका, बिहेवियर पे फोकस नहीं था, इफेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसका ये कमियां हो गया। और क्या कमियां हो जाएगा, इधर बताता हूं, नॉट फोकस ऑन कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर के वेलफेयर से रिगार्डिंग कुछ खास इसका फोकस नहीं था। ओके, ये फोर्थ हो गया। फिर है, लिखिए, नो स्ट्रॉन्ग पेनाल्टी बेस्ड इन्फोर्समेंट, नो स्ट्रॉन्ग पेनाल्टी बेस्ड इन्फोर्समेंट। आप पढ़ेंगे ना सीसीआई, देखेंगे सीसीआई कितना बड़ा बड़ा फाइन लगाता है ना, इतना हेवी फाइन इंपोज करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये एमआरटीपी कमीशन के पास इतना पावर नहीं था। तो ये सब चीज़ें बाद में बदली है जाकर के। अब जो है कि इतना पेनाल्टी का डर होता है, अब इतना पेनाल्टी इंपोज किया जाता है कि इन्फोर्समेंट करना ही होता है उसके डर से, पेनाल्टी के डर से। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तो इसका भी खौफ नहीं था इंस्टीट्यूशंस को। ये जो है इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसके कंटेक्स्ट में उतना इफेक्टिव नहीं था, इनफेक्टिव हो गया था। जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है उसके लिए परफेक्ट नहीं था, एमआरटीपी जो एक्ट है वो परफेक्ट नहीं था। ओके, तो ये हो गया, मेजर लिमिटेशंस हो गया। एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय, ये इसको किसने रिप्लेस कर दिया, तो कंपटीशन एक्ट 2002 ने, कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया। याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय व्हिच एक्ट, तो कंपटीशन एक्ट 2002। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब जो है, लिखिए, पॉपुलर फॉरेन कंपटीशन लॉज, ये भी आपको याद रखना है। पॉपुलर फॉरेन कंपटीशन लॉज, कुछ कंपटीशन लॉज हैं वर्ल्ड वाइड जो कि बहुत पॉपुलर हैं, उसका आपको नाम, ईयर और मोस्ट बेसिक चीज़ें याद रखनी है। अब उसका एक्ट के डिटेल्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन उसका नाम याद होना चाहिए, उसका ईयर याद होना चाहिए, कब का एक्ट है वो, और वेरी बेसिक एक दो डिटेल्स। ओके, तो लिखिए, सबसे पहले शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890, कहाँ का है ये, यूएसए। इसको कहा जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपटीशन लॉ। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपटीशन लॉ कहा जाता है, क्योंकि कब का है, 1890 का है। 1890 का, उस समय कंपटीशन लॉ डेवलप नहीं हुआ था। एट दैट टाइम कंपटीशन लॉ वाज नॉट डेवलप्ड इनफ, तो इसको वर्ल्ड का पहला कंपटीशन लॉ कहा जाता है। इसका जो सेक्शन 1 है, ये क्या करता था, प्रोहिबिट करता था कंट्रैक्ट्स या कोई भी कम्बिनेशन जो कि इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो। सेक्शन 1 आप बस याद रख लीजिए, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और एक सेक्शन और बस याद रख लीजिए, सेक्शन 2, ये क्या करता था, प्रोहिबिट मोनोपोलाइजेशन। ठीक है, मोनोपोली को प्रोहिबिट कर रहा था सेक्शन 2। बस इतना ही आपको याद रखना है इस एक्ट में, इतना ही याद रखना है आपको इस एक्ट में। ओके, आइए दूसरा नंबर पे, लिखिए, क्लैटन एक्ट 1914, ये भी कहाँ का है, यूएसए का ही है, इस एक्ट में जो भी लूपहोल्स था, शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट में जो भी कमियां थी, जो भी लूपहोल्स था, उसको दूर करने के लिए लाया गया क्लेटन एक्ट को, इसको दूर करने के लिए। तो ये क्या था, एक तरह से सप्लीमेंट कर रहा था, किसको,
सरमन एक्ट को सप्लीमेंट करने के लिए लाया गया क्लेटन एक्ट 1914। इसका नेचर प्रिवेंटिव नेचर का था। कैसा था? प्रिवेंटिव नेचर का था ये, प्रिवेंटिव नेचर का। इसके कुछ सेक्शन लिखिए सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है इसका किससे डील करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है सेक्शन 2। कैसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? जो कि कंपटीशन को अफेक्ट कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच इज अफेक्टिंग कंपटीशन। मार्केट में जो कि कंपटीशन को अफेक्ट कर रहा है, उस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। सेक्शन 3 ये डील करता है टाइंग एंड एक्सक्लूसिव डीलिंग से। किसी से एक्सक्लूसिव डीलिंग हो, किसी से टाई अप करना हो, उसे डील करता था सेक्शन 3। ऐसा टाई अप या ऐसा एक्सक्लूसिव डीलिंग जो कि क्या करेगा? अफेक्ट करेगा कंपटीशन को, उससे डील करता था। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि कंपटीशन को इफेक्ट करे मार्केट में, उसको प्रोहिबिट करना था, उसको रेगुलेट करना था। इसी के लिए तो बनता है एक्ट सब। ओके, तो सेक्शन 3 एक्सक्लूसिव डीलिंग से डील करता है, टाई अप से डील करता है, और सेक्शन 2 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से डील करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। लिखिए सेक्शन 7 डील करता है एंटी कंपिटिटिव मर्जर्स या एक्विजिशन। कोई भी मर्जर या एक्विजिशन जो कि कंपटीशन को अफेक्ट करे, उससे डील करता है सेक्शन 7। अब लिखिए सेक्शन, रहने दीजिए, इतना ही सेक्शन काफ़ी है इसमें। ओके, इतना ही सेक्शन आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ पे। लिखिए फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट 1914। ये भी कहाँ का है? यूएसए का, 1914। अब देखिए, अब रूल्स तो बन गया था। ये जो लॉ है, सरमन एक्ट जो है और क्लेटन एक्ट है, ये तो रूल्स और रेगुलेशन बना दिया। लेकिन कोई कमीशन भी तो चाहिए जो कि रेगुलेट करे, जो कि देखभाल करे। जैसे इंडिया में अब कंपटीशन कमीशन है, उससे पहले एमआरटीपी कमीशन था। तो यूएसए को ऐसा लगा कि एक कमीशन की ज़रूरत है जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करे। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट कौन सा कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था? इस्टेब्लिश्ड फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसको कह सकते हैं एफटीसी। बाय वर्च्यू ऑफ फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट 1914 FTC वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका। ये कैसा था? ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी था नहीं बोलना चाहिए, है, मतलब ये अभी भी है। ठीक है, था गलती से बोल रहा हूँ, ये अभी भी है। 100 साल पहले की बात हो रही है तो था निकल रहा है। तो समझ गए कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1914 में। इंडिपेंडेंट एजेंसी है गवर्नमेंट का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1914 में बाई फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट 1914। ये एक तरह का सिविल बॉडी माना जाता है, इसका जो फोकस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट पे रहा है और लोगों को बचाने के लिए रहा है। ये क्रिमिनल चार्जेस लगाने के लिए नहीं रहा है। ठीक है, इसका जो फोकस है वो क्रिमिनल चार्जेस लगाने पे नहीं रहा है। ये इसका फोकस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट पे रहा है, ताकि इन्फोर्स कराया जाए चीज़ों को। अब लिखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 5 लिखिए। सेक्शन 5 ये क्या कहता है? प्रोहिबिट अनफेयर मेथड्स ऑफ कंपटीशन एंड एक्ट्स। कैसा भी एक्ट जो कि अनफेयर हो, डिसेप्टिव एक्ट्स हो, उसको प्रोहिबिट करता है। और किसको पावर देता है प्रोहिबिट करने का? एफटीसी को देता है। कौन करेगा प्रोहिबिट? एफटीसी करेगा। कोई भी चीज़ जो कि वायलेट करे सरमन एक्ट को या क्लेटन एक्ट को, कोई भी चीज़ जो सरमन एक्ट को वायलेट करे या क्लेटन एक्ट को वायलेट करे, उसको प्रोहिबिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। किसको दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? एफटीसी को। और आपको ये तो बता ही दिया हूँ कि कैसा ये जो लाइबिलिटी इम्पोज करेगा, कैसा सिविल नेचर का करेगा, क्रिमिनल नेचर का नहीं पनिशमेंट दिलवाएगा या देगा। ये सिविल एक तरह से फाइन इम्पोज करता है, सिविल नेचर का बॉडी है ये।
आइए अगला पे आते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ पे लिखिए यूके कंपटीशन एक्ट 1998। ओके, ये क्या है, ये गवर्न करता है यूके में कंपटीशन लॉ को यूके में गवर्न करता है। इट इज़ द प्राइमरी लेजिस्लेशन इन द यूनाइटेड किंगडम दैट गवर्न्स एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर। पूरे यूके में एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर को गवर्न करने वाला लॉ का नाम क्या है, तो यूके कंपटीशन एक्ट 1998 है। इस लॉ का नाम और ईयर याद रखिएगा। इसका जो चैप्टर वन है वो डील करता है एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट से, ठीक है। और चैप्टर टू जो है वो डील करता है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। इतना याद रखिएगा, एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। एक और लिखिए एंटरप्राइज एक्ट 2002, ये भी यूके का ही है। एंटरप्राइज एक्ट 2002 ये भी यूके का ही है। एक और लॉ का नाम लिखिए डिजिटल मार्केट्स कंपटीशन एंड कंज्यूमर्स एक्ट 2024, ये भी यूके का ही है, ठीक है, ये भी यूके का ही है। डिजिटल मार्केट्स कंपटीशन एंड कंज्यूमर्स एक्ट 2024, ये हाल फिलहाल का लेजिस्लेशन है, इसलिए इसका नाम और ईयर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब आते हैं अपने भारतवर्ष पे। और भारतवर्ष में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, जो कि गवर्निंग लेजिस्लेशन है कंपटीशन का। इंडिया में यही लेजिस्लेशन अभी एक्टिव है जो कि कंपटीशन को गवर्न करता है, कंपटीशन एक्ट 2002। चलिए नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए एक्ट नंबर 12 ऑफ 2003 है ये कौन सा एक्ट है, एक्ट नंबर 12 ऑफ 2003 है ये। इसका साइटेशन 2003 का ये 12वां एक्ट था। और ये इन्फोर्स कब हुआ था, इन फेजेज में हुआ था, एक बार में पूरा इन्फोर्स नहीं हुआ था, फेजेज में इन्फोर्स हुआ था। बिगिनिंग फ्रॉम, कब से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2003, ठीक है। फेजेज में इन्फोर्स हुआ था और स्टार्ट कब हुआ था, 31 मार्च 2003 से इसका इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुआ था। इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट का मिला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ, इसलिए मैं इसका ये सब बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। कंपटीशन एक्ट 2002 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, मतलब इस पूरे लॉ में यही एक्ट पढ़ना है ना सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसका ये सब भी बेसिक माइन्यूट डिटेल्स में बता रहा हूँ कि इस एक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन, कब इन्फोर्स हुआ था, कितने सेक्शन है, ये सब याद होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन, प्रेसिडेंशियल एसेंट भाई कब मिला था इसको, तो नोट कीजिए 13 जनवरी को मिला था 2003 में। और कोई पूछे कि इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो भाई साहब इसमें 9 चैप्टर्स हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो भाई साहब इसमें 66 सेक्शन है, 66। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे, किसके, कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव पे। तो लिखिए पहला, टू प्रोमोट या सस्टेन कंपटीशन। फिर लिखिए टू प्रोमोट नहीं, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। और फिर लिख लीजिए इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। ये कंज्यूमर पे फोकस करता है, मैंने बताया था ना, MRTP एक्ट जो है कंज्यूमर पे फोकस नहीं करता था, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि कंज्यूमर पे फोकस करता है। इसमें कंपटीशन पे फोकस करता है, उसका फोकस कंपटीशन पे कम था। MRTP एक्ट का फोकस कंपटीशन पे नहीं था, कम था फोकस, इसका फोकस कंपटीशन पे है कि कैसे कंपटीशन को सस्टेन रखा जाए, कंपटीशन बना रहे मार्केट में। ओके, सस्टेन यहाँ लिखा हूँ, सस्टेन, कैसे प्रमोट किया जाए कंपटीशन को। ओके, अब लिखिए इसका अप्रोच कैसा था, उसका मैंने अप्रोच क्या बताया था, देखिए बताता हूँ। इसका मैंने लिखाया था कहाँ गया अप्रोच साइज बेस्ड था।
एमआरटीपी एक्ट का जो अप्रोच है वो कैसा था, साइज बेस्ड था। तो भाई कंपटीशन एक्ट का अप्रोच कैसा है, इफेक्ट बेस्ड है। लिखिए, याद रखिएगा, ये सब इफेक्ट बेस्ड अप्रोच है इसका, इफेक्ट बेस्ड। फोकस ऑन, फोकस ऑन 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 भाई साहब, ऑन ए ई सी। अब ये जो ए ई सी लिखा मैंने, इसको भी आप रटे रहिए। इसका मतलब होता है ए इसी पे फोकस था पूरे कंपटीशन अलाउ का। इसका मतलब होता है, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। इसका मतलब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कह रहा हूं कि कंपटीशन एक्ट का फोकस है एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पे। इसका मतलब कंपटीशन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, हम किसी चीज को कैसे जज करेंगे। कोई एग्रीमेंट है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है, या कोई कॉम्बिनेशन है, कोई अमालगेमेशन है, कोई एक्विजिशन है। अब हमें देखना है कि एक्विजिशन सही है कि नहीं, ये अमालगमेशन सही है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, ये एग्रीमेंट सही है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस एक्विजिशन का कंपटीशन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये मार्केट में कंपटीशन को अफेक्ट करने वाला है, तो है तो गलत बात है भाई, ये एक्विजिशन बुरा है। क्या मार्केट के कंपटीशन को इफेक्ट नहीं करने वाला है, तो सही है भाई एक्विजिशन। यही देखना है। क्या कोई कॉम्बिनेशन है, क्या दो तीन लोग जो मर्ज कर लिए हैं, दो तीन लोग का मर्जर है, दो तीन लोग का कॉम्बिनेशन है, क्या उससे मार्केट के कंपटीशन पे फर्क पड़ने वाला है क्या। अगर उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो ये एमालगमेशन खराब है, ये कॉम्बिनेशन खराब है, ये एग्रीमेंट खराब है, ये एक्विजिशन खराब है। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अगर दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना सबको। ये इफेक्ट बेस्ड का क्या मतलब, देखिए इफेक्ट बेस्ड हम देख रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मतलब उस एक्ट का, कौन से एक्ट का, ये इक्विजिशन का, अमालगमेशन का, किसी भी चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किस चीज़ पे, कंपटीशन पे। तो अगर कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, तो हम मानेंगे कि वो एंटी कंपिटिटिव एक्टिविटी हो गया। अगर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम मानेंगे एंटी कंपिटिटिव एक्टिविटी नहीं हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। अप्रोच इसका इफेक्ट बेस्ड है और इसका फोकस है एएईसी पे, मतलब एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पे। यानी कि कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं है, यही हम देखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया हो। अभी भी जिसको ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। ओके, ये मैं जो लिखा हूँ एग्रीमेंट, कम्युनिशन, एमालगमेशन, एक्विजिशन, ये सब एग्जाम्पल दिया हूँ कि क्या किसी एग्रीमेंट का इफेक्ट पड़ने वाला है बुरा कंपटीशन पे। पड़ रहा है तो खराब है भाई, नहीं पड़ रहा है तो सही है। कम्बिनेशन हो गया, खराब हो सकता है, सही हो सकता है, खराब हो सकता है, सही हो सकता है। मतलब अगर उसे एमालगमेशन का, एक्विजिशन का बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो वो खराब हो गया। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे एक्ट के अंदर किसी चीज़ को जज करना हो तो क्या जज करेंगे, क्या उसका पहनावा देख के जज करेंगे। क्या लोग जैसे पहनावा देख के जज कर लेते हैं, लोग स्टेटस देख के जज कर लेते हैं, लोग पैसा देख कर जज कर लेते हैं। तो भाई कंपटीशन एक्ट कैसे जज करेगा तुमको, तुमको जज करेगा कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से कंपटीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बस इसी ग्राउंड पे मेनली जज करेगा। और इसके लिए क्या क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो एक्ट में दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक था पूरे कंपटीशन लॉ का, इसलिए मैं इसको समझाया थोड़ा अच्छे से। अगर इसको आप समझ गए होंगे तो ओवरऑल आप कंपटीशन लॉ को पूरे बेसिस को समझ पा रहे होंगे। तो अगर पूछेगा ये किसको रिप्लेस्ड किया, ये किसको रिप्लेस्ड किया, तो आप सबको पता है एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिपील किया। एमआरटीपी एक्ट 1969 को रिपील किया, यानी कि रिप्लेस किया। और यहाँ पे रेगुलेटर कौन है, यहाँ पे रेगुलेटर कौन है, तो सीसीआई है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है ना सबको भाई, किसी को कोई दिक्कत भी हो रही है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कहाँ रहता है डेफिनेशन, सेक्शन 2 में रहता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन रहता है। तो इसमें ए में क्या डिफाइंड है, एग्रीमेंट, याद रखना है सबको। ए में क्या डिफाइंड है, एग्रीमेंट डिफाइंड है। सी में क्या डिफाइंड है, कार्टेल डिफाइंड है। अच्छा, ये जो मैंने एग्रीमेंट बताया, ये एग्रीमेंट जो है क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या अगर कहें तो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है।
और कहाँ डिफाइंड है, बी में डिफाइंड है। अरे यार मैंने ए लिखा हुआ है, ये देखिए ये बी में डिफाइंड है भाई, बी में, सॉरी। अब लिखिए ई में क्या डिफाइंड है, ई में डिफाइंड है कमीशन, ई में डिफाइंड है कमीशन। कमीशन का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन कमीशन, मतलब सीसीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कार्टेल को मैं थोड़ा देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, कार्टेल जो है मैं समझाऊंगा आपको। एफ में क्या डिफाइंड है, कंज्यूमर डिफाइंड है। उसके बाद लिखिए एच में क्या डिफाइंड है, इंटरप्राइज, एच में इंटरप्राइज डिफाइंड है। और देखिए आर में क्या डिफाइंड है, रेलिवेंट मार्केट, आर में रेलिवेंट मार्केट। इसमें जो है प्रोडक्ट प्लस जियोग्राफिक दोनों मार्केट आता है, इसमें प्रोडक्ट मार्केट प्लस जियोग्राफिक मार्केट दोनों आता है, ठीक है, रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलिवेंट जियोग्राफिक मार्केट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 2 था, डेफिनीशन। आते हैं अगले पॉइंट पे। लिखिए सेक्शन 3, सेक्शन 3 जो कि डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स। प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट से डील करता है सेक्शन 3। याद रखना है आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट्स। ये कहता है कि एग्रीमेंट कैसा होगा, एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा, वॉइड होगा कब, इफ इट कॉजेज AAEC। अब AAEC मैं समझा चुका हूं, AAEC मैं समझा चुका हूं कि एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन मार्केट, मतलब कि इफ एनी एग्रीमेंट is causing appreciable adverse effect on competition on competition then the agreement is considered as void। अगर कोई एग्रीमेंट का कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है तो एग्रीमेंट जो होगा void माना जाएगा, भारतवर्ष में void माना जाएगा। एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन अगर है तो एग्रीमेंट void हो गया, void। अब जो है ये जो एग्रीमेंट होता है ये जो है हॉरिजेंटल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट है AGREEMENT एग्रीमेंट है, ये क्या हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझते हैं कि हॉरिजेंटल क्या होगा और वर्टिकल क्या होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। ये सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल एग्रीमेंट ये क्या होता है, ये ऑपरेट, लिखिए एट सेम लेवल ऑफ मार्केट में, सेम लेवल पे ऑपरेट करता है, चाहे वो कैसा भी हो, मतलब जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या सप्लाई से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी चेन से रिलेटेड हो, वो सेम लेवल पे क्या करता है, फंक्शन करता है। ETC लिख देता हूं, ETC बिटवीन कंपिटिटर्स, कंपिटिटर्स के बीच में सेम लेवल पर। आइए इसको समझाता हूं मैं, अभी कम समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि हॉरिजेंटल एग्रीमेंट आर सच एग्रीमेंट्स, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट्स आर सच एग्रीमेंट्स, ये ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं किसके बीच में, इंटरप्राइजेस के बीच में, जो कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन पे फंक्शन करता है, कंपिटिटर्स के बीच में सेम लेवल पे। एग्जांपल देता हूं फिर क्लियर होगा। एग्जांपल जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया और मैन्युफैक्चरर हो गया। ये देखिए अगर दो मैन्युफैक्चरर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है, दो मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तो ये हॉरिजेंटल एग्रीमेंट हो गया। लेवल सेम है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर है और एक सप्लायर है, ऐसा तो नहीं है ना, एक ऐसा तो नहीं है कि एक मैन्युफैक्चरर है एक डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों मैन्युफैक्चरर है, इसी को सेम लेवल बोल रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होगा। एक सप्लायर और सप्लायर के बीच का एग्रीमेंट होगा, लिख देता हूँ, एक सप्लायर और एक सप्लायर के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होगा। एक प्रोड्यूसर और एक प्रोड्यूसर के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ये सेम लेवल पे है। और सेम लेवल समझ गए आप, यानी कि मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए
टू स्टील मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड टू लिमिट प्रोडक्शन। ठीक है, दो स्टील के मैन्युफैक्चरर ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया कि हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, हम कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट हो गया ना भाई, किसके बीच का एग्रीमेंट हुआ? दो मैन्युफैक्चरर के बीच का एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? कि हम प्रोड्यूस कम करेंगे। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? ये हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेम लेवल पे है। क्या है? सेम लेवल पे है, एंड सो इट इज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। इज इट ओके? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे दो स्टूल मैन्युफैक्चरर ने अगर एग्रीमेंट कर लिया कि हम कम प्रोड्यूस करेंगे, नहीं प्रोड्यूस करेंगे या ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इट इज हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अब। वही अगर मान लीजिए, वही अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक होल सेलर है और एक रिटेलर है, ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या ये जो एग्रीमेंट है ये हॉरिजेंटल है? नहीं है, इट इज़ नॉट अ हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। ये हॉरिजेंटल एग्रीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नॉट सेम लेवल पे नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर करता है तो नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल ये तो समझाने का एग्जाम्पल था, हॉरिजेंटल समझाने का एग्जाम्पल था। अब मैं एक्चुअल कौन सा एग्रीमेंट होता है इसमें वो बता रहा हूँ, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन को कहते हैं हॉरिजेंटल एग्रीमेंट जो प्रोहिबिटेड है। किसके द्वारा प्रोहिबिटेड है? किस सेक्शन के द्वारा? सेक्शन नंबर 3 के द्वारा प्रोहिबिटेड है, जो कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट मानी जाती है। एग्जाम्पल हो गया, लिखिए कार्टेल हो गया, प्राइस फिक्सिंग हो गया, और लिखिए आउटपुट लिमिटेशन, कितना आउटपुट होगा अगर लिमिट कर रहे हैं। मार्केट शेयरिंग, सबको नोट कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। बिड रेजिंग, इन सब के कंटेक्स्ट में देयर इज प्रीज्यूम्ड AAEC। देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है सब कुछ। ये जो मैंने एग्रीमेंट बताया, ये जो मैंने अभी एग्जांपल वाला एग्रीमेंट दिया, इन सब के कंटेक्स्ट में लॉ प्रिज्यूम्स की AAEC एग्जिस्ट कर रहा होता है। मतलब कि लॉ प्रिज्यूम करता है कि इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन पे, कार्टेल का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन पे, प्राइस फिक्सिंग का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन पे। ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी, ये लॉ प्रिज्यूम करता है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ दीज एग्जांपल्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर, लॉ प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ AAEC। इसका मतलब लॉ प्रिज्यूम्स दैट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस has appreciable adverse effect on competition in India। इस केस में CCI को एक्चुअल हार्म प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा प्रिज्यूम कर लिया गया, यानी सब क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इसी सब को कार्टेल कहते हैं। अब आइए, अब मैं बताता हूं कार्टेल क्या है। कार्टेल जो है एक ऐसा हॉरिजेंटल एग्रीमेंट बिटवीन कंपीटिंग, कार्टेल को समझा रहा हूं, इंटरप्राइजेज टू कंट्रोल या लिमिट और मैनिपुलेट कंपटीशन इन मार्केट। तो अभी मैंने किसका? हॉरिजेंटल, कहीं तो एग्जांपल में कार्टेल लिखा, तो कार्टेल क्या है? कार्टेल एक हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है। कार्टेल क्या है? एक हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है। किसके बीच में? इंटरप्राइजेज के बीच में। और उससे क्या होता है? उससे हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, कंपटीशन को मैनिपुलेट करते हैं, या कंपटीशन को कम करते हैं, कंपटीशन को लिमिट करते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट, मान लीजिए दो लोग मिलकर के ऐसा एग्रीमेंट किए जिससे हम प्रोडक्शन को लिमिट कर दिए, तो हमारे बीच में कार्टेल हुआ है। हमने किसी चीज कंपटीशन को कंट्रोल कर दिया कि कंपटीशन मार्केट में फ्लोरिश ही नहीं करेगा, कंपटीशन लिमिट कर दिया कि इन्हीं 10 लोगों में बस कंपटीशन रहेगा। नया एंट्री बंद कर दिए हम लोग, नया एंट्री बंद कर दिए, बैरियर क्रिएट कर दिए, एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिए। ये सब कार्टेल हो गया। इस अरेंजमेंट्स को कार्टेल कहते हैं क्योंकि ये कंपटीशन को इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट इंटरप्राइजेज के बीच में जो कि
कंपटीशन को क्या करे, कंट्रोल करे, लिमिट करे या मैनिपुलेट करे, तो उसको कहेंगे कार्टेल। जैसे कि ये सब जो है वो कार्टेल है। और ये जो है क्या होता है, वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि लॉ प्रिज्यूम्स दैट कार्टेल हैज एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। लॉ ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम करता है विदाउट प्रूविंग कि कार्टेल का होता है एडवर्स एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। सबको समझ में आया ना? आइए अब हम बढ़ते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट पे। ये था हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, अब आते हैं वर्टिकल एग्रीमेंट पे। वर्टिकल एग्रीमेंट्स, ठीक है, हॉरिजेंटल हो गया। एग्जांपल याद रखिएगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, तो ऑप्शन देगा तो चुन लीजिएगा इसमें से, ये सब रट लीजिए। ओके, वर्टिकल एग्रीमेंट्स, तो वो अगर समझ में आ गया होगा हॉरिजेंटल, तो आपको ऑटोमेटिकली ये भी समझ में आएगा। सच एग्रीमेंट्स बिटवीन enterprises which operate at different level of production or distribution चेन के अलग अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। उसमें बताया था मैंने ना, सेम लेवल पे करता है। अब जो हो गया इसका एग्जांपल देखिए। अब जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ये जो है एक पहला एग्जांपल था। दूसरा मान लीजिए, लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और होल सेलर हो गया, या होल सेलर हो गया और रिटेलर हो गया। ये सारा जो एग्जांपल है ये क्या है, वर्टिकल एग्रीमेंट है। देखिए सब अलग अलग है। उसमें मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चर से कर रहा है, इसमें मैंने करवा दिया मैन्युफैक्चर को डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर से, होलसेलर को रिटेलर से। तो ये क्या डिफरेंट लेवल नहीं है, ये डिफरेंट लेवल है। और डिफरेंट लेवल हो गया तो क्या हो गया, ये वर्टिकल एग्रीमेंट हो गया। तो वर्टिकल एग्रीमेंट में डिफरेंट लेवल, ये जो पूरा चेन है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर से लेकर के बेचने तक का, उस चेन के अलग अलग लेवल के लोगों में अगर हो एग्रीमेंट, हो एसोसिएशन, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल एग्रीमेंट कहेंगे। और सेम लेवल पे हो तो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट कहेंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? एग्जांपल ये सब मैंने दे दिया। अब आइए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, हियर रूल ऑफ रीजन अप्लाइज। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। रूल ऑफ रीजन अप्लाइज। अब समझाता हूं क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो, जब मैं आपको हॉरिजेंटल एग्रीमेंट बता रहा था तो मैंने बताया कि ये जो एग्जांपल दिया था, कार्टेल्स, प्राइस फिक्सिंग, ये सब मैंने बताया था कि लॉ प्रिज्यूम करता है, एईसी लॉ प्रिज्यूम करता है कि एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होता ही है, इसीलिए ऑटोमेटिक वाइड हो जाता है, यहाँ किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लॉ को प्रायर प्रिजम्पशन है, लेकिन यहाँ पे प्रायर प्रिजम्पशन नहीं है। वर्टिकल एग्रीमेंट के केस में प्रायर प्रिजम्पशन नहीं है। वर्टिकल एग्रीमेंट के केस में रूल ऑफ रीजन अप्लाई होता है। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें इलीगल नहीं हो जाती। अगर किसी के बीच में वर्टिकल एग्रीमेंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इलीगल नहीं हो जाती हैं। उसको साबित करना होता है कि क्या सच में इसका एडवर्स एप्रिसिएबल इफेक्ट है। ये देखता है, सीसीआई जो है वो देखता है कि क्या सच में इसका एईसी है। तो लिखिए कि सच एग्रीमेंट्स are not automatically declared illegal। ये ऑटोमेटिकली इलीगल नहीं देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सीसीआई जो है एनालाइज करता है कि वेदर एग्रीमेंट एक्चुअली कॉजेज, क्या, एएईसी एक्चुअली कॉजेज एडवर्स एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन और नॉट। अगर पाएगा कि कॉज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा वाइड, और नहीं पाएगा तो नॉट वाइड। समझ गए आप डिफरेंस। यहाँ पे रूल ऑफ रीजन अप्लाई होता है। पूछेगा किस में रूल ऑफ रीजन अप्लाई होता है, तो आंसर होगा वर्टिकल अरेंजमेंट में या वर्टिकल एग्रीमेंट्स में। और रूल ऑफ रीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पे लॉ प्रिज्यूम नहीं करता है क्या, कि एईसी हो रहा है। यहाँ पे साबित करना होता है, यहाँ पे सीसीआई एनालाइज करता है कि क्या वेदर एग्रीमेंट्स एक्चुअली हैज एडवर्स एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन और नॉट। अगर होगा तो वाइड, अगर नहीं होगा तो नॉट वाइड। आ जाइए अब इसका एग्जांपल देता हूँ। इसका अब एग्जांपल मतलब कौन कौन से अरेंजमेंट इसमें आता है। इसमें हो गया जैसे कि टाई इन अरेंजमेंट,
टाई इन अरेंजमेंट्स। लिखिए एक्सक्लूसिव सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन, और लिखिए रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील। ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया भाई? ये सब हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट का एग्जाम्पल। किस चीज़ का हो गया? वर्टिकल अरेंजमेंट का एग्जाम्पल। क्या हो गया एग्जाम्पल? रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो गया? टाई इन अरेंजमेंट्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन। किसी को हम एक्सक्लूसिवली दे रहे हैं, हम डिसाइड कर लिए हैं, हम किसी से डिसाइड कर लिए हैं कि हम तुम्ही को सप्लाई करेंगे और किसी को सप्लाई ही नहीं करेंगे, हम तुम्ही को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील, हम डील करेंगे ही नहीं करेंगे तुमसे। ये सब क्या है? ये सब जो है ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। और ये क्या करेगा? सीसीआई देखेगा कि इसका एईसी हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली होगा तो वाइड, नहीं होगा तो नॉट बैड। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था कंपटीशन एक्ट का। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? सेक्शन 3 जो है, क्या आपको समझ में आया कि नहीं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीसी कंपटीशन एक्ट। अगर आया तो कमेंट में लिखिए, नहीं आया तो भी कमेंट में लिखिए। ओके, आते हैं अगले सेक्शन पे। समझिए, ये सेक्शन समझ गए तो हो गया आपका 70% कंपटीशन एक्ट खत्म हो गया। इस सेक्शन के साथ आपका 70% कंपटीशन एक्ट खत्म हो गया। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन 4। लिखिए सेक्शन 4, ये डील करता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। इसके लिए समझना होगा हमें डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है। सेक्शन 4 डील करता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से। और अब हमें समझना होगा कि डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है भाई। इसका मतलब होता है अ पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise। कहाँ पे? रेलिवेंट मार्केट में, इन द रेलिवेंट मार्केट में। देखिए, पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कोई इतना इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है किसी में, अगर कोई इतना इकोनॉमिकली कैपेबल है कि वो डोमिनेंस एक्सरसाइज कर सकता है किसी और के ऊपर, वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, उसको जो है मार्केट के कंपटीशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको टेंशन नहीं है कि 4 दुकान और खड़ा हो जाएगा या 4 डिस्ट्रीब्यूटर और आ जाएगा। वो इतना खुद कैपेबल है कि उसको दूसरों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो क्या होता है? ऑपरेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली किससे? ऑफ कंपिटिटिव फोर्सेस। कंपटीशन से उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन वो दूसरों को जरूर फर्क कर सकता है, वो दूसरों को जरूर अफेक्ट कर सकता है। कैन अफेक्ट अदर कंपेटिटर्स। भाई उसको तो किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो दूसरों को अफेक्ट कर सकता है। या उसको वो जो है कैन अफेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑल्सो, कंज्यूमर को भी इफेक्ट कर पर। अब कोई डोमिनेंट पोजीशन का फ़ायदा उठाए और कंपटीशन को कम करे मार्केट में, तो अपने तरीके से वो चीज़ों मैनिपुलेट कर सकता है। खुद भले ही कैसा भी प्रोडक्ट दे, बाकियों को आने ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का भी तो इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है वो प्राइस बढ़ा दे, प्राइस घटा दे, जो भी करे, तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी इफेक्ट कर सकता है और कंपटीटर्स को इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसी को डोमिनेंट पोजीशन कहेंगे। ऐसा पोजीशन कि किसी को सक्षम बनाए हुए है कि वो अकेला परफॉर्म कर सके इंडिपेंडेंटली, कंपटीशन जो है मार्केट में उससे उसको इफेक्ट ना हो, लेकिन वही इफेक्ट करेगा दूसरों को, वही कंपटीटर्स को इफेक्ट करेगा, वही जो है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा। तो उसको कहेंगे हम डोमिनेंट पोजीशन कहेंगे, डोमिनेंट पोजीशन कहेंगे। तो अब लिखिए कि मियर डोमिनेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड। भाई किसी को आगे बढ़ने से थोड़ी रोका जा सकता है, किसी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है क्या? तो मियर डोमिनेंस जो है, कोई बड़ा बन चुका है, इसीलिए उसको रोक नहीं दिया जाएगा। तो मियर डोमिनेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। उसको क्या प्रोहिबिट किया जाएगा? वो अपने डोमिनेंस का एब्यूज मत करे। सो एब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज प्रोहिबिटेड। समझ में आया आपको? प्रोहिबिटेड।
कोई कितना भी डोमिनेंट है, कोई कितना भी सक्षम है, उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने डोमिनेंस का एब्यूज करता है, मिसयूज करता है, उसको रोका जाएगा कंपटीशन एक्ट द्वारा। ओके, तो आप समझ गए जो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, इसलिए सेक्शन का हेडिंग है, सेक्शन का हेडिंग है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन मैंने लिखा हुआ है, यानी कि कोई डोमिनेंट पोजीशन का क्या कर रहा है, एब्यूज कर रहा है। अगर वो एब्यूज करेगा तब वो प्रोहिबिटेड है, तब वो वॉइड हो जाएगा, तब वो इलीगल हो जाएगा। अगर एब्यूज नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। अब लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, डोमिनेंट पोजीशन। क्या क्या फैक्टर्स है डिटरमिन करने के लिए कि कोई डोमिनेंट पोजीशन में है कि नहीं, क्या क्या फैक्टर है ये डिटरमिन करने के लिए कि किसी का डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं। और ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो सबसे लिखिए, सबसे पहले हो गया मार्केट शेयर ऑफ इंटरप्राइज, मार्केट शेयर ऑफ इंटरप्राइज से डिसाइड होगा। फिर 2 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखिए साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइज, इस सबको रट के रखना है। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स ऑन इंटरप्राइज। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू कंपिटिटर्स, मतलब न्यू कंपिटिटर्स को आने से कितना रोक रहा है वो। 5 नंबर में क्या हो जाएगा, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। आगे लिखते हैं इसमें 6 नंबर में क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, ये सारे ही फैक्टर जो है रेलिवेंट है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर रेलिवेंट है, सबके सब रेलिवेंट है। एक कोई फैक्टर को, किसी सिंगल को नहीं कंसीडर करेंगे, नो सिंगल फैक्टर इज कंक्लूसिव। किसी एक को हम कंसीडर करके हम डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, समझ गए। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि ये डिटरमिन करने के लिए कि कोई ये एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा फैक्टर्स रेलिवेंट है, ऑप्शन देगा तो कोई ऑड वन रहेगा तो आपको सेलेक्ट करना होगा, इसलिए सबको रट के रखिएगा। मार्केट शेयर ऑफ इंटरप्राइज का मार्केट शेयर कितना है, क्या मार्केट वैल्यू है उसका, ये डिटरमिन करेगा उसका डोमिनेंट पोजीशन। उसका साइज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कंज्यूमर्स कितना डिपेंडेंट है उस पर, क्या वो नए कंपटीटर्स को मार्केट में आने से रोक रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है, और क्रिएट कर रहा है तो कितना कर रहा है। काउंटरवेलिंग बाइंग पावर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को कितना और बाइंग पावर अवेलेबल है, क्या नेगोशिएट करने का पावर है कंज्यूमर के पास, क्या अल्टरनेट ऑप्शन है, क्या नेगोशिएट कर सकता है कंज्यूमर। फिर डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज, क्या है वर्टिकल इंटीग्रेशन का डिग्री। ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करके डिटरमिन होता है कि डोमिनेंट पोजीशन है कि नहीं है। तो ये सारे आप लोग याद रखेंगे। हाँ, तो ये हो गया, क्या हो गया, डोमिनेंट पोजीशन। कब कहा जाएगा कि उसका एब्यूज कर रहा है, कब कहा जाएगा कि कोई डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज कर रहा है, तो कब कहा जाएगा, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप सुन लीजिए, कुछ नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई अनफेयर प्राइस इंपोज कर रहा है, मान लीजिए अपने डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस इंपोज कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक एब्यूज करना हो गया, मतलब अपने डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज करना हो गया। मान लीजिए प्रोडक्शन को लिमिट कर दे रहा है या प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का एब्यूज करना हो गया। ऊपर हमने पढ़ा है कि मार्केट एक्सेस अगर किसी को रोक रहा है, किसी को मार्केट में आने से रोक रहा है, मतलब कंपटीशन मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ फिजिकली रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन मार्केट में आने से किसी को रोक रहा है, तो ये भी एब्यूज करना हो गया। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सब प्रोहिबिटेड है, एब्यूज हो जाएगा, और एब्यूज होगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, एब्यूज होगा तो
वॉइड हो जाएगा, एब्यूज़ नहीं अलाउड है। आइए अब अगला हम लोग पार्ट पे आते हैं। सेक्शन 5 एंड 6 जो है ये डील करता है किससे? कम्बिनेशन से एंड रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन से। सेक्शन 5 एंड 6 डील्स विथ कम्बिनेशन, बहुत तरह का कम्बिनेशन से, और उसको कैसे रेगुलेट करेंगे उससे डील कर रहा होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम कम्बिनेशन क्या होता है। कम्बिनेशन क्या होता है? तो कम्बिनेशन जो है ये क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स 3 चीज़ें। एक्विजिशन, ठीक है, एक्विजिशन लिखाऊं, मर्जर और एमालगमेशन, ठीक है। तो नियम ये है कि आपको सीसीआई से प्रायर अप्रूवल लेना होता है। अगर आपके कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होने वाला है तो आप प्रायर अप्रूवल लेंगे। प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई इज कंपल्सरी इफ योर combination is likely to affect क्या? AEC समझ चुके हैं आप लोग, एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन AEC को इफेक्ट करने वाला है, यानी कि मार्केट में कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करने वाला है, तो आपको अपने कॉम्बिनेशन से पहले क्या करना है? प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई लेना है। सीसीआई से प्रायर अप्रूवल लेना है, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। कमीशन क्या करेगा? सीसीआई क्या करेगा? सीसीआई एग्जामिन करेगा कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कि द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सीसीआई एग्जामिन करेगा, तब अलाउ करेगा, डिसअलाउ करेगा। ओके, कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, ये कौन एग्जामिन करेगा भाई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जामिन करेगा। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं पड़ने वाला इफेक्ट तो अलाउ कर देगा उस कॉम्बिनेशन को, अगर लग रहा है कि इफेक्ट पड़ने वाला है तो डिसअलाउ कर देगा उस कॉम्बिनेशन को। और नियम है कि सीसीआई को जो है 210 दिन के अंदर जो है उसको अपना ऑर्डर पास करना होता है। 210 डेज के अंदर अपना ऑर्डर पास करना होगा। अगर नहीं पास किया, 210 दिन के अंदर नहीं पास किया गया, तो मान लिया जाता है डीम्ड टू बी अप्रूव्ड मान लिया जाता है। ये जो क्या है? कॉम्बिनेशन है। अगर 210 दिन के अंदर नहीं पास किया ऑर्डर तो दैट कॉम्बिनेशन इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, मान लिया जाएगा सीसीआई ने अप्रूव कर दिया। और 210 दिन के अंदर पास करेगा तो क्या पास करेगा? या तो पास करेगा कि हाँ तुम ठीक हो, अप्रूव कर दिए, या तो पास करेगा कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, हम डिसअप्रूव कर दिए, तो उसको डिसकंटिन्यू करना होगा। समझ में आ गया ना कितना आसान है? क्या था सेक्शन? कॉम्बिनेशन और उसका रेगुलेशन। कॉम्बिनेशन समझ गए, कोई भी एक्विजिशन, मर्जर या एमालगमेशन को कॉम्बिनेशन कहेंगे। और कोई एक्विजिशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, एमालगमेशन हो रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी ये कंपटीशन को इफेक्ट करने वाला है तो आपको क्या करना है? प्रायर अप्रूवल क्या लेना है भाई? सीसीआई का लेना है। और सीसीआई क्या करेगा? एग्जामिन करेगा और देखेगा कि क्या सच में एएईसी हो रहा है, और एएईसी होगा तो क्या करेगा? डिसअलाउ करेगा, अगर नहीं होगा तो अलाउ कर देगा। आइए, एक टर्म आता है गन जंपिंग। किसी को पता है क्या है गन जंपिंग? अगर चीज़ों को आप जंप कर गए तो गन जंपिंग हो गया। अभी मैंने बताया ना, कॉम्बिनेशन को आप बनाने से पहले क्या लेना है? सीसीआई का परमिशन लेना है। और मान लीजिए बिना सीसीआई के परमिशन को ही आप कॉम्बिनेशन को इफेक्ट में ला दिए। बिना सीसीआई के परमिशन को, बिना उसको नोटिस दिए हुए, तो क्या होगा भाई? तो इसी को कहेंगे गन जंपिंग। मतलब क्या, इसको मिटाता हूं, मतलब गिविंग इफेक्ट टू कॉम्बिनेशन विदाउट नोटिफाइंग किसको? सीसीआई, और विदाउट टेकिंग इट्स अप्रूवल भाई सब गलत, APPROVL अप्रूवल, ठीक है। तो गन जंपिंग समझ गए ना आप? बिना सीसीआई को बताया, बिना सीसीआई का परमिशन लिए आप जंप कर गए चीज़ों को, मतलब कर दिए, इफेक्ट दे दिए कॉम्बिनेशन को, ये चीज़ को गन जंपिंग। मतलब आप क्या कर दिए? सरपास कर गए चीज़ों को। तो आपको क्या होगा भाई? तो मॉनेटरी पेनाल्टी लगेगा आप पे,
गलती की है तो कंपटीशन एक्ट के अंदर आपको पेनाल्टी देना होगा, PENEL, PENALTY पेनाल्टी, ओके, मॉनेटरी पेनाल्टी लगेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं CCI के बारे में। CCI के बारे में यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, CCI के बारे में। CCI के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। कैसा बॉडी है, कैसा बॉडी है? क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। कैसा बॉडी है? क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है, पूरा का पूरा जुडिशियल भी नहीं है, क्वाजाई जुडिशियल है। तो इसको भी कई सारे जो जुडिशियल रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही हो गया, उसे अबाइड बाई करेगा। लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोसीजरल लॉ होता है, जैसे CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस हो गया, इन सब से स्ट्रिक्टली अबाइड बाई नहीं करना होता है। किस सेक्शन से एस्टैब्लिश होता है? सेक्शन 7। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट, याद रखिएगा ये सब। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट। और इसका क्या काम है भाई? जो जो एक्ट में दिया गया है वो सब काम इसी का तो है। कंपटीशन प्रमोट करना किसका काम है? CCI का। एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिस को प्रिवेंट करना किसका काम है भाई? CCI का काम है। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है भाई? CCI का काम है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बनाए रखना भाई किसका काम है? CCI का काम है। अब आते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बताता है इसके कंपोजिशन को। तो बताइए कितने कितने लोग हो सकते हैं इसमें कितने लोग होंगे? तो इसमें जो होगा 1 चेयरपर्सन होगा, 1 चेयरपर्सन। फिर कितना होगा? और नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स। अदर मतलब चेयरपर्सन को छोड़ के, ठीक है। कह रहा हूं कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा और अदर कितने मेंबर होंगे, मतलब चेयरमैन को छोड़ करके और कितना होगा? तो कम से कम 2 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 होगा। नॉट लेस देन 2 मतलब 2 से कम नहीं होगा, एंड नॉट मोर देन 6 यानी 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बताइए कि टोटल नंबर कितना हो गया? टोटल में एक चेयरपर्सन आ गया, उसके बाद 2 to 6 हो गया। अगर टोटल कहा जाए, टोटल कितना हो गया? तो इसमें चेयरपर्सन हो गया प्लस 2 to 6 मेंबर हो गया, ये टोटल मेंबर हो गया। यानी कि चेयरपर्सन के अलावा 2 से लेकर 6 तक मेंबर हो सकते हैं। तो बताइए मैक्सिमम कितना मेंबर हो गया? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम पूरा मिला करके 7 मेंबर हो सकता है, 7 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। समझ रहे हैं ना? कोई गलती मत कीजिएगा, घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो कोई गलती मत कर जाइएगा। मैक्सिमम 7 हो गया चेयरपर्सन को मिला के, क्योंकि 6 ये हो सकता है और एक चेयरपर्सन, तो 7 नहीं हो गया। और ध्यान रखिएगा कि जो सारे मेंबर्स हैं वो होल टाइम मेंबर, ऑल आर होल टाइम मेंबर, मतलब कोई पार्ट टाइम नहीं है, ये सारे फुल टाइम है, ये सारे मेंबर फुल टाइम है, कोई हाफ टाइम पार्ट टाइम मेंबर नहीं है, दे आर होल टाइम मेंबर। और बताइए कि दे आर अपॉइंटेड बाई किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक्सपीरियंस कितना चाहिए? मिनिमम एक्सपीरियंस कितना चाहिए इनको? एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस चाहिए इनको 15 साल का, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। नॉट लेस देन 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 ईयर्स। और किस फील्ड में एक्सपीरियंस? बहुत सारे फील्ड में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो, लॉ में हो, कॉमर्स में हो, ट्रेड में हो, अकाउंटेंसी में हो, मैनेजमेंट में हो, ETC। और आते हैं सेक्शन 9 पे। अभी मैंने बताया कि अपॉइंट कौन कर सकता है? अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। आइए इसको लिखते ही हैं सही से। हाँ, अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करता है, लेकिन क्या अकेले कर देता है अपॉइंट? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पे करेगा। और सिलेक्शन कमिटी में अब कौन कौन रहेगा? आइए देखते हैं मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी। तो सबसे पहले हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनका नॉमिनी और हिज नॉमिनी। और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे
पर्सन ऑफ कमिटी। किस कमिटी की बात हो रही है? सिलेक्शन कमिटी की बात हो रही है। तो सीजीआई पहला हो गया, फिर हो गया सेक्रेटरी, कौन से मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। फिर हो गया फिर सेक्रेटरी, कौन से मंत्रालय का? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। फिर हो गया 2 एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये हम लोग सेक्शन 9 देख रहे हैं। सेक्शन 9 में है कि अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पे। अब इसी मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी हम लोग देख रहे हैं। एससी का मतलब सिलेक्शन कमिटी। चलिए, तो पहला हो गया सीजीआई हो गए, और सीजीआई क्या हो गए भाई? चेयरपर्सन हो गए, चेयरपर्सन। उसके बाद ये जो तीनों है ये क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स हो गए किसके? मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी के मेंबर हो गए। ये सीजीआई चेयरपर्सन है उस सिलेक्शन कमिटी के, और सेक्रेटरी साहब और 2 एक्सपर्ट, ये सारे मेंबर्स है सिलेक्शन कमिटी के। ये सारे मिलकर के क्या अपॉइंट करेंगे भाई? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे किसके? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? टर्म क्या होता है? किनके मेंबर्स का टर्म? सीसीआई के मेंबर्स का टर्म 5 साल, लिखिए 5 ईयर्स, और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 65 साल में या 5 साल में जो भी जल्दी हो जाएगा वही हो जाएगा। अगर 65 साल के हो गए पहले ही तो हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, और 65 साल के नहीं हुए तो 5 साल तक टर्म रहेगा। और क्या एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट होंगे? जी होंगे, एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। यस एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। और ये सब दिया हुआ है सेक्शन 10 में दिया हुआ है। ओके, यही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है भाई सीसीआई का? तो न्यू दिल्ली में है। ये भी याद रखिएगा, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ओके, आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 18 जो है इनकी ड्यूटीज़ की बात करता है। ड्यूटीज़ की, किसका? कमीशन का। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ कमीशन। अब आप ड्यूटी नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लीजिएगा, सेक्शन 18 में ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ कमीशन दिया है। कमीशन का मतलब सीसीआई का। ठीक है, सीसीआई का ड्यूटी और फंक्शन सेक्शन 18 में दिया है। अब बहुत ही कम चीज़ें बची हुई है, आइए बताते हैं। अब बताइए कि इसका अपील कहाँ जाता है? अपील किस फोरम में लाई करता है? तो अपील लाई करता है एनसीएलटी में। और इसका अपील कहाँ लाइव होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में। अपील का हो गया। एनसीएलटी का मतलब क्या हो गया भाई? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपील लाई करता है सीसीआई का। अपील ऑफ किसका? सीसीआई का अपील लाई करता है एनसीएलटी में, और एनसीएलटी का अपील लाई करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बस 1-2 और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी। अब इसमें एक डायरेक्टर जनरल होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब डायरेक्टर जनरल जो होता है, ये कहा जाता है ये इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है। इन्वेस्टिगेटिंग आर्म ऑफ सीसीआई। पूछेगा एग्जाम में, विच ऑथोरिटी या हु इज कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टिगेटिंग आर्म ऑफ सीसीआई? तो आंसर इज डायरेक्टर जनरल। और ये कैसे अपॉइंट होते हैं? अपॉइंटेड बाय, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है 2023 का जो अमेंडमेंट हुआ था ना, अब उसके बाद सीसीआई भी अपॉइंट कर लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से सीसीआई भी अपॉइंट करता है। सीसीआई अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर जनरल को, किसके अप्रूवल से? सेंट्रल गवर्नमेंट के। पहले था सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो डायरेक्टर जनरल जो है इन्वेस्टिगेटिंग आर्म है सीसीआई का, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन करता है। और इसका लिखिए सेक्शन 1 सेक्शन 16 बात करता है इनके अपॉइंटमेंट का। सेक्शन 16 इनके अपॉइंटमेंट का। और सेक्शन 11 जो है इनके ड्यूटीज एंड पावर का बात करता है। समझ गए? सेक्शन 41 तो होता है क्या ये कि सीसीआई जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट करता है, तो इन्वेस्टिगेट कौन कर लेता है? डायरेक्टर जनरल साहब इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ये इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्ट इंक्वायरीज। किसके डायरेक्शन पे? सीसीआई के डायरेक्शन पे। ओके, और फिर इंक्वायरी करके रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? रिपोर्ट सबमिटेड टू सीसीआई।
सीसीआई को सौंपेगा, तो सीसीआई कहेगा तो इंक्वायरी करेगा और उसको रिपोर्ट सौंपेगा। और इसका जो पावर होता है इज इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल कोर्ट के बराबर इसका पावर होता है। तो क्या सारा पावर होता है क्या? नहीं भाई, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि सम्मन के लिए हो गया, मतलब बुलाने के लिए, सम्मन इशू करने के लिए हो गया, उसको ओथ पे एग्जामिन करने के लिए हो गया, और एफिडेविट पे एविडेंस रिसीव करने के लिए, सर्च सीजर से रिलेटेड हो गया। जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल और बहुत सारे अथॉरिटीज़ का आप पढ़ते हैं कि सिविल कोर्ट का पावर दिया गया वो रहता है। तो सिविल कोर्ट का जब पावर दिया जाता है तो इन्हीं चीज़ों के लिए हर जगह दिया ही जाता है कि हाँ, एग्जामिन कर लेगा, ओथ पे सम्मन कर लेगा, डॉक्यूमेंट डिस्कवरी के लिए बुला लेगा, एफिडेविट पे ये कर लेगा, ओथ ले लेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो सीसीआई होता है ना, सीसीआई जो होता है, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सुओ मोटू भी स्टार्ट कर सकता है, किसी केस पे इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है। सुओ मोटू इंक्वायरी स्टार्ट करने का पावर है, बट डायरेक्टर जनरल के पास नहीं है सुओ मोटू का पावर, ठीक है। ये किस पे करेगा, कब करेगा? ये सीसीआई के डायरेक्शन के बाद करेगा। लेकिन सीसीआई के पास बहुत वाइड पावर है। सीसीआई के पास पावर है कि वो सुओ मोटो इंक्वायरी भी कर सकता है, वो इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है, वो पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, पेनाल्टी इंपोज करता है, बताया ना मैंने। बट भाई डीजी साहब मतलब डायरेक्टर जनरल साहब हैज़ नो सुओ मोटू पावर नहीं है। वो जब कब करेगा? सीसीआई के डायरेक्शन के बाद वो इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। और इवन डायरेक्टर जनरल का जो डिसीजन होता है वो सीसीआई पे बाइंडिंग नहीं होता है। डिसीजन ऑफ डायरेक्टर जनरल इज नॉट बाइंडिंग ऑन सीसीआई पे बाइंडिंग नहीं होता है, ओके। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन भाई साहब सीसीआई लेंगे, फाइनल डिसीजन सीसीआई लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब हम लोग समापन की तरफ बढ़ते हैं। केस का नाम लिखिए, केस का नाम लिखिए सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2010 का केस है। लिखा मैंने सीसीआई वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2010 का केस है। कहाँ का केस है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड प्रोसीजरल पावर्स ऑफ सीसीआई। सीसीआई का जो प्रोसीजरल पावर है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई की। सीसीआई ने कहा था कि जो अभी मैंने बताया ना कि सीसीआई ही डायरेक्ट करता है डायरेक्टर जनरल को कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो। सीसीआई ही डायरेक्ट करता है डायरेक्टर जनरल को कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग आर्म कौन है? डायरेक्टर जनरल ही है। तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डायरेक्शन देता है सीसीआई किसको? डायरेक्टर जनरल को। ये क्या करने को? इन्वेस्टिगेशन करने को। ये मतलब बहुत ही प्राइमा फेसाई चीज़ हो गया ना। ये तो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गया कि हाँ तुम इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करो, और ये अपीलेबल नहीं है क्योंकि ये कोई निष्कर्ष थोड़ी हो गया। हम तो डायरेक्शन दिए हैं कि तुम इन्वेस्टिगेट करो इस चीज़ पे, तो ये अपीलेबल नहीं है। मियर डायरेक्शन ऑफ सीसीआई टू द डायरेक्टर जनरल टू इन्वेस्टिगेट इनटू सम केस इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गया, वो भी प्राइमा फेसाई, और इसको अपील नहीं किया जा सकता है। और उस स्टेज पे कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इस स्टेज पे इतना प्राइमा फेसाई स्टेज है कि इस पे डिटेल्ड हियरिंग का भी ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत तह तक जाने की मामला की ज़रूरत नहीं है। सीसीआई को लग रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो आदेश देगा करने के लिए। तो अगर वो ब्रीफ रीज़न भी रिकॉर्ड कर देता है तो भी वो काफ़ी है। ब्रीफ रीज़न भी रिकॉर्ड कर देता है तो भी वो काफ़ी है इतना प्राइमा फेसाई चीज़ों के लिए। चलिए अब अगला केस लिखिए। एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड वर्सेस सीसीआई 2017। ठीक है, एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड वर्सेस सीसीआई 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ से डील किया? सुप्रीम कोर्ट डील किया कि जो पेनाल्टी इंपोज करता है, डेल्ट विथ पेनाल्टी इंपोजिंग पावर ऑफ सीसीआई जो पेनाल्टी इंपोज करता है, कब कि कभी भी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है उसके खिलाफ जो पेनाल्टी इंपोज करता है, उसी से रिलेटेड जो क्लैरिफिकेशन दिया। कहा कि ये करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब भी पेनाल्टीज इंपोज करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप ध्यान रखिए कि क्या टर्नओवर रहता है उसका, कि बिजनेस का सेगमेंट क्या है जिसके रिगार्डिंग एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटी हुई है। मतलब जिस सेगमेंट में, उस पूरे इंटरप्राइज के जिस बिजनेस सेगमेंट ने ये काम किया, इन्फ्रिंज किया है, उसके रिगार्डिंग क्या टर्नओवर है, मेनली ये देखना। ये नहीं कि उस पूरे इंटरप्राइज का टर्नओवर हम देख रहे हैं,
ओके, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना इंटरप्राइज का टर्नओवर। उसके जिस सेगमेंट ने ये गलतियाँ की हैं उसका क्या टर्नओवर है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव पनिशमेंट को। नहीं तो पूरा 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 उस इंटरप्राइज का टर्नओवर देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा होगा। और एक इंटरप्राइज का बहुत सारा क्षेत्र में अपना हाथ पैर फैलाए हुए रहता है, तो जिस पोर्शन में हाथ पैर फैलाए हुए हैं जहाँ गलतियाँ हुई हैं उस पोर्शन का हम देखेंगे क्या है, पूरा का पूरा इंटरप्राइज का देखेंगे तो बहुत एक्सेसिव पनिशमेंट हो सकती है। ओके, तो एक्सेसिव पनिशमेंट से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था। और ये स्पेशली कब अप्लाई होता है, स्पेशली अप्लाई टू मल्टी प्रोडक्ट जो इंटरप्राइज होता है उसमें, मल्टी प्रोडक्ट इंटरप्राइज, क्योंकि उसका बिजनेस फैला रहता है। तो जिस जिस पर्टिकुलर बिजनेस में उसने घपला किया है या गलतियां की है उसमें देखना है। चलिए एक लास्ट केस का नाम लिखिए, कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस CCI 2023। कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपटीशन एक्ट है ये PSUs पे भी अप्लाई होता है और स्टेट की कंपनियां पे भी अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ये जो कंपटीशन एक्ट है 2002 का अप्लाइज इक्वली टू PSUs एंड स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज। ठीक है बाबा। तो कोर्ट ने कहा कि भले ही कोल इंडिया क्या है भाई, कोल इंडिया भले ही सरकारी चीज़ें हैं, मतलब पब्लिक फंक्शन तो इन्वॉल्व है ना, पब्लिक फंक्शन में इन्वॉल्व है कोल इंडिया, तो आप एग्जेम्प्ट नहीं हो जाएंगे, आप प्रोविजन से कंपटीशन एक्ट के एग्जेम्प्ट नहीं हो जाएंगे, आप भी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, यू कांट इवन अब्यूज़ योर डोमिनेंट पोजीशन। तो इससे क्या हुआ भाई, इससे क्या हुआ, एक्सपेंडेड जुरिस्डिक्शन ऑफ CCI के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, CCI के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा दिया और PSUs पे भी या स्टेट ओन्ड कंपनीज पे भी अप्लाई होता है। आप स्टेट ओन्ड है, आप PSUs हैं, तो आप एब्जॉल्व नहीं हो जाते हैं कंपटीशन एक्ट के दायरा से, आप भी आते हैं इसके दायरे में। ओके, तो अगर आपने ये सारी बातें समझ ली तो मान लीजिए कंपटीशन एक्ट जो हो गया इति समाप्ता हो गया। और इतना ही आपको क्या करके रखना है, इतना ही आपको रट लेना है और क्या करना है, एग्ज़ाम में पास कर जाना है, टॉप कर जाना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट मैं बताता जाऊंगा, आपको रटते जाना है। ओके, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए तो, अगर आप ग्रुप से ऑलरेडी जा करके देख रहे हैं तब तो ऑलरेडी आप ज्वाइंड हैं। ठीक है, कई लोग जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी है, वो मैसेज करने लगते हैं कि सर ज्वाइन कर दीजिए, आप ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। ठीक है, हाँ, आप हो सकता है कि पेड कोर्स में ना ज्वाइन हो, तो पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेड कोर्स जो है 1699 का है और उसमें मिलता है रिकॉर्डेड सेशंस मिलता है, ये सारे जो लेक्चर है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद मिलता है नोट्स, मिलता है किसमें, हिंदी में प्लस इंग्लिश में, और क्या मिलता है, MCQs मिलता है सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलता है सारे सब्जेक्ट के। ओके, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा सारे सब्जेक्ट के, और ये मिलेगा 1699 में। और नहीं तो आप फ्री क्रैश कोर्स ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आप ये जो लेक्चर है आप एक बार आपको लाइव दिखाया जाएगा, प्रीमियर के टाइम पे आप दे सकते हैं, ओनली वंस। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये सब रहा किसमें, कंपटीशन लॉ में। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, आप सब ख्याल रखिए अपना।